नमस्कार, मैं अंशु आनंद मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम युवा जगत में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका आज का विषय है एनसीसी रक्षा की दूसरी पंक्ति। जब भी हमारे देश पर संकट आता है तो एनसीसी कैडेट्स हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे सीमा पर सैनिकों की सहायता देनी हो या देश के भीतर आपदा प्रबंधन में अपना योगदान देना हो। आज का हमारा यह कार्यक्रम उन्हीं जज्बे और जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज हम एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से उनकी भूमिका को और बेहतर ढंग से समझेंगे। इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में 3 कैडेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारी कैडेट सार्जेंट अनामिका कुमारी जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जय हिंद सभी को। मैं सार्जेंट अनामिका कुमारी 2 बिहार बटालियन एनसीसी आरएस कॉलेज की कैडेट हूँ। दूसरे कैडेट्स सुभाष कुमार जी, आपका इस शो में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर सुभाष कुमार 2 बिहार बटालियन एनसीसी आरएस कॉलेज के अभी सीनियर अंडर ऑफिसर के पोस्ट पे मौजूद हूँ। जय हिंद। तीसरे कैडेट्स रितेश रंजन जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, मेरा नाम सार्जेंट रितेश रंजन है। मैं 2 बिहार बटालियन एनसीसी का एक कैडेट हूँ। सबसे पहले अनामिका जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप एनसीसी में कब और कैसे जुड़ी, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं अपने आरएस कॉलेज में वो ग्रेजुएशन का फॉर्म मतलब पार्ट 1 में आई थी एडमिशन के लिए। तो फिर मैंने देखा कि कुछ कैडेट्स वहाँ पे फिजिकल वर्क कर रहे हैं। फिर मैंने वहाँ के वो सीनियर हैं तो उनसे जाके मैंने बातचीत की और इनसे जानकारी ली। फिर मुझे उसमें शामिल होने के लिए वो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट देने लगा। फिर वहाँ पे मैंने वो कर लिया कि नहीं, मुझे एनसीसी में ज्वाइन होना है और फिर मैं ज्वाइन हो गई। एनसीसी कैडेट्स बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं? पहला बात तो ये है कि मतलब स्कूल और कॉलेज होना चाहिए। अगर स्कूल लेवल में है तो आपको 8 और 9th क्लास में होनी चाहिए कैडेट, 8 और 9th में। और जो 8 और 9th में होते हैं उसमें 1 साल का कोर्स होता है जिसमें A सर्टिफिकेट मिलते हैं और उसमें 5 नंबर मिलते हैं डिफेंस लाइन में। और अब बात आता है कि कॉलेज लेवल में, तो कॉलेज लेवल में ये होता है कि मतलब वहाँ पे B और C सर्टिफिकेट 3 साल के कोर्स होते हैं। B सर्टिफिकेट 2 साल और C का 1 साल। तो मतलब B में होते हैं 10 नंबर मिलते हैं और C में वो 15 नंबर मिलते हैं। सुभाष कुमार जी, आपसे मेरा सवाल है कि एनसीसी में किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? अभी हम सीनियर के पोस्ट पे है तो हमें पता है कि एनसीसी में अभी हमने बहुत तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें हमारे पीआई सर लोग जो है एनसीसी का जो आर्मी ऑफिसर लोग होते हैं वो हम लोग को आते हैं और विभिन्न प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि ड्रिल एक बच्चे को सिखाने के लिए पहले तो उनका यूनिटी एंड डिसिप्लिन के ऊपर वर्क किया जाता है कि बच्चे का डिसिप्लिन क्या है, उनकी यूनिटी क्या है। यूनिटी का मतलब हो गया टोटल अगर जितने भी कैडेट है वो आपस में लड़े नहीं, एक साथ रहे और डिसिप्लिन का वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग 5 तरीके से बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, जो कि एफसी और बीसी आता है, जिसे फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट बोलते हैं, जिसमें ज़मीनी लड़ाई और ज़मीन पे ही लड़ते समय हथियार के साथ कैसे लड़ा जाए वो सिखाते हैं। उसके बाद एमआर का आता है, जिसे फुल फॉर्म होता है मैप रीडिंग, जिसमें बच्चे को मैप के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे बच्चे को पता चले कि किस सिचुएशन में हम कहाँ पे किस तरीके से जा सकते हैं। उसके बाद फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि कौन से वेपन से कब फायरिंग करना है। दुश्मन अगर मान लीजिए कि अगर दुश्मन हमारे रेंज से आउट ऑफ रेंज है, हमारे हथियार का रेंज कम है, तो हम उस फायरिंग करेंगे तो वो नहीं लगेगा, इसलिए उनको फायरिंग के बारे में भी बताया जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑब्स्टिकल में बच्चे को बताया जाता है कि कैसे दौड़ना है, कैसे वॉल छड़पना है, जिसे दीवार छड़पना है, जिगजैग पे कैसे जाना है। उसके बाद लास्ट में आता है हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें अगर मान लीजिए कि एनसीसी कैडेट कहीं घायल हो जाए या सेना घायल हो जाए तो उसको उस समय इमरजेंसी में बच्चे को हेल्थ के जैसे हाथ कट गया, पैर टूट गया, तो उस सिचुएशन के लिए सांप काट लिया, उस सिचुएशन के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है कि आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। आपका एनसीसी में जुड़ने के पीछे क्या उद्देश्य था? हमारा एनसीसी में जुड़ने का 2 उद्देश्य था। पहला तो अपने देश के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव है, क्योंकि आर्मी में जाना मेरा ड्रीम है। एक बच्चे का सपना होता है कि आप फ़ौज ज्वाइन करे और फ़ौज के साथ रहे, तो वो तो बच्चे में नहीं पूरा हो सकता था ना, इसीलिए उसे एनसीसी में जुड़े। और दूसरा, एनसीसी कैडेट बहुत तरीके से हेल्प भी लोगों को करते थे। मैंने देखा था कि हेल्प करते थे, जैसे ब्लड डोनेट करके, और बाढ़ आ गया था तो उस सिचुएशन में देखे थे कि कुछ एनसीसी कैडेट उस एरिया में जाके फूड प्रोवाइड कर रहे थे और
और विभिन्न तरीके से आर्थिक मदद भी कर रहे थे। तो उस सिचुएशन देखकर मुझे भी, मेरे अंदर भी थोड़ा सा आया कि हम भी एनसीसी ज्वाइन करें। रितेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि एनसीसी किस प्रकार आपातकाल में देश की सेवा करती है? जैसे अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के दौरान कोई अगर घायल होता है या फिर कहीं गिर जाता है तो उसे ऊंचाई जगह पर पहुंचाना, किसी को उस खतरे की जगह से उसे बाहर निकालना, उसे मेडिकेट देना। एनसीसी कैडेट्स के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? एनसीसी कैडेट को ड्रिल, एफसीबीसी, मैप रीडिंग, लड़ाई के तरीके, ड्रिल में हम लड़ाई के तरीके भी सिखाते हैं और बचाव के तरीके भी सिखाते हैं। अनामिका जी, मेरा सवाल है, एनसीसी में विभिन्न कैंप आयोजन किया जाता है, तो ये कैंप के बारे में आप कुछ बताइए। किस प्रकार की ये कैंप होते हैं, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? मेरा फर्स्ट कैंप था एटीसी, जो जेएनबी वो स्कूल है वहाँ पे लगा था। तो फिर वो मतलब उस कैंप में मतलब ये होता है ना कि एक होता है ड्रिल और एक होता है कल्चरल। एक मतलब ड्रिल अलग होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम अलग होते हैं। तो ड्रिल में ये होता है ना कि वहाँ पे मतलब इवेंट बाई बटे होते हैं, पायलटिंग करते हैं कोई, और गार्ड चढ़ते हैं। और फिर अगर बात करें कल्चरल प्रोग्राम का, तो वहाँ पे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, उसी में कोई एंकरिंग भी करते हैं। तो ये होता है। आप अभी तक कितने कैंप, इस प्रकार के कैंप में शामिल हो चुकी हैं? मैं अभी 2 कैंप कर चुकी हूँ। कैंप कितने दिनों की कैंप होती है? कैंप 10 दिनों की होती है। विभिन्न ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है उसमें। उसके बाद उसमें कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है? हाँ, सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मैंने कर रखा है जेएनबी वाला, तो उसमें भी मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। और फिर मैंने सुरसन में भी मैं गई थी वहाँ पे, तो मुझे वहाँ से भी सर्टिफिकेट मिला है। एटीसी कैंप लगता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। सुभाष कुमार जी, जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, जैसे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, उसके बारे में कुछ बताइए। ये सर्टिफिकेट स्कूल वाले बच्चे करते हैं जो कि जूनियर डिवीज़न से आते हैं, और गर्ल्स भी इसमें इंक्लूड होती है, जिनको जूनियर विंग बोलते हैं। तो वो ये सर्टिफिकेट अगर कोई बच्चा करके जाता है किसी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में, तो उसे 5 नंबर की छूट मिल जाती है एग्ज़ाम में। 1 नंबर से तो बहुत कुछ हो जाता है, 5 नंबर से छूट मिल जाती है। और जो आता है बी और सी, वो ज़्यादा करके कॉलेज लेवल पे ही किया जाता है, जिसमें बच्चा 12th पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाता है, तो उस समय अपने कॉलेज जाता है, वहाँ पे करता है एनसीसी बीएनसी सर्टिफिकेट। जो बी सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो 2 साल के होते हैं और सी 1 साल के होते हैं, तो मिला के वो 3 साल के हो गए। अगर आप बी सर्टिफिकेट करके डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 10 से 15 नंबर की छूट मिल जाती है। और सी सर्टिफिकेट करके जाते हैं तो वहाँ पे आपको ना 20 नंबर तक की छूट मिल जाती है। और उसी में एक आता है, ऐड आ जाता है कि आप अगर आरडीसी कैंप कर लिए, जो आता है रिपब्लिक डे कैंप, जो कि बच्चा कर लेता है, तो उससे 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में बच्चे को। रितेश जी, मेरा आपसे सवाल है, एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होती है? मेरे सामने कोई सीनियर है तो उनके सामने बैठने का तरीका, सीनियर से बात करने का तरीका, किसी के साथ बोलने का तरीका, अपने से छोटे से बात करने का तरीका। एनसीसी की कभी आप बाहर गए हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए कैंप के दौरान? आप कौन कौन से कैंप में अभी तक हिस्सा ले चुके हैं? अभी 3 कैंप में हिस्सा ले चुके हैं। मेरा फर्स्ट कैंप एटीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो झाबा में लगा था, सीआरपीएफ कैंप के अंदर सीआरपीएफ जवानों के साथ रहने का मौका मिला, उनकी डिसिप्लिन सीखने का मौका मिला। और मेरा दूसरा कैंप लगा था सुरसन में, सीएटीसी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर में 2 बटालियन है, एक 2 बिहार, एक 32 बिहार। दोनों बटालियन से बहुत से कैडेट आते हैं जिन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं और हम ट्रेनिंग भी लेते हैं। और मेरा तीसरा कैंप भी सुरसन ही लगा था। अनामिका जी, एनसीसी के माध्यम से युवाओं में किस प्रकार की देशभक्ति की भावना और अनुशासन का विकास होता है? युवाओं में टीम वर्क, जो हम मिल के काम करते हैं, वो होनी चाहिए। वो हमें सिखाती है एनसीसी की, हाँ एनसीसी में कोई मतलब गया हो, वहाँ पे टीम वर्क हो। और इसका आदर्श वाक्य एनसीसी का एकता और अनुशासन है। एकता अनुशासन, तो उसमें डिसिप्लिन और और यूनिटी सिखाया जाती है। तो देश भक्ति की भावना कैसे एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान कैसे मिलती है? कि हाँ, सकारात्मक रूप से बताना है कि हाँ एनसीसी कुछ है और हमें इसमें देश की सेवा करने का मौका दिया जाता है, तैयार किया जाता है।
एनसीसी ट्रेनिंग के बाद आपका क्या आगे का भविष्य क्या है? आप क्या डिफेंस में जाना चाहेंगे? जी, मुझे जाना है, डिफेंस में ही जाना है। इसलिए आप एनसीसी करेंगे। जी, तो आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की और बची हुई है? अभी लगभग 6 मंथ और बचे हुए हैं। जी। मैंने बी सर्टिफिकेट क्लियर कर लिया इस बार और अब सी में मैं चली गई, तो इसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे अपने गोल पे फोकस करना है। फ़िलहाल मैं साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन एक होता है कि मतलब अलग से करना है, बड़े पोस्टिंग के लिए, रैंक के लिए, मतलब रैंक वाले पोस्ट के लिए। सुभाष कुमार जी, एनसीसी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? आपने क्या अनुभव किया? एनसीसी में जुड़ने के बाद एक बच्चे का थोड़ा सा स्कूल लाइफ में डिसिप्लिन अलग रहता है, लेकिन एनसीसी में जुड़ने के बाद डिसिप्लिन थोड़ा अलग चेंज हो जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हमें डिफेंस से डिफेंस की तरफ थोड़ा झुकाव बढ़ जाता है बच्चे का। तो डिफेंस की तरफ झुकाव बढ़ने से बच्चा का पर्सनालिटी थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा फिटनेस की ओर भी बच्चा भागता है। अभी तो लोग बाहरी फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एनसीसी कैडेट ये सबसे थोड़ा परहेज करते हैं और अपने हेल्थ की ओर ध्यान देते हैं। हेल्थ की पर हाँ, भी ध्यान हेल्थ दें। की तरफ ज़्यादा थोड़ा झुकाव क्या हो जाता है। उनका डाइट क्या होता है? आपकी ट्रेनिंग में क्या डाइट? जैसे हम लोग ना अभी नॉर्मल कैडेट्स है तो घर पे रहते तो अपना जो रनिंग किया तो चना मिठा चाहे सुबह में मॉर्निंग में खाते हैं रनिंग करने के आने के बाद। लेकिन कैंप में जाने के बाद मॉर्निंग में अगर सो के उठे उसके बाद अपना एक पीटी का परेड होता है। पीटी परेड के बाद जो भी बच्चे को है तो चना और छोला और उसके साथ पूरी खिलाया जाता है। उसके बाद फिर क्लास के लिए लिया जाया जाता है। उसके बाद फिर मतलब एक टाइम के हिसाब से खाना खिलाया जाता है। जो बोला नहीं जाता है कि आप टाइम पे खाओगे तो थोड़ा फिट रहोगे, उस हिसाब से एक बच्चे के अंदर वो डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ इतने बजे हमको खाना खाना है, इतने बजे सो के उठना है। तो एक थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी आ जाता है बच्चे के अंदर कि हाँ हमको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, किस तरफ हमको ज़्यादा झुकना है। कि होता है ना कि एक बच्चे को मिल जाता है कि हाँ रास्ते मिल गया लेकिन वो चल अलग रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को एक रास्ता मिल जाता है कि हम लोग को डिफेंस के लिए ही जाना है। अच्छा, क्लासेस के बारे में बता रहे हैं, तो उस क्लासेस में क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को? वो क्लासेस को जैसे बताएं ना डिफेंस हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे कि वहाँ पे जो पीआई सर लोग होते हैं तो उन लोग अपने सारे कैडेट को ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप में जो भी कैडेट्स होते हैं जो जिन कैडेट को जिन फील्ड में जाने का मन होता है ना उस फील्ड की और वो कैडेट को अलग अलग क्लास दिया जाता है। जैसे फील्ड क्राफ्ट के बारे में बताए थे, जो बच्चे को फील्ड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है वो ज़मीनी लड़ाई के बारे में सीखते हैं। जो बैटल क्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं वो ज़मीन पे लड़ते हुए हथियार के साथ कैसे लड़े वो सीखते हैं। जिनको एमआर में इंटरेस्ट है वो मैप पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे, लेकिन अभी तो हथियार के बारे में ही पढ़ना चाहते हैं, वो वेपन ट्रेनिंग में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अभी आपने वेपन ट्रेनिंग ले ली है? हाँ हम तो लिए थे। हम लोग तो जब अपने मुजफ्फरपुर में एक चक्कर मैदान है वहाँ पे हमारा टू बिहार का ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं हमेशा। अभी तो मेरा तो सी सर्टिफिकेट हो गया तो इधर 2-3 मंथ से नहीं जाना होता है, तो पहले हम लोग हमेशा जाते थे ट्रेनिंग के लिए। तो आप चला लेते हैं? हाँ 0.22 डिलक्स राइफल हम लोग को मिलता है चलाने के लिए, वो हम लोग चलाते हैं हमेशा। जी। और सुबह में परेड के बारे में बता रहे हैं, वो किस प्रकार का होता है परेड? सुबह का जो परेड होता है ना बच्चे का मतलब जो अगर घर में रहता है बच्चा तो 10 बजे उठना, 11 बजे उठना। लेकिन अगर बच्चा कैंप में जा रहा है तो वहाँ पे 6 बजे का टाइमिंग होता है जो सर द्वारा या सीनियर के द्वारा जो दिया जाता है। तो 6 बजे टाइमिंग में उठना है। जो 600-650 बच्चे एक कैंप में होते हैं, अब 600-650 बच्चे को 6 बजे रोज़ प्रतिदिन उठना है और पीटी करना है। उसके बाद 12 बजे ही लंच मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो बच्चे के अंदर एक इस तरह का डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ। और शाम में गेम परेड होता है जिसमें गेम की तरफ भी बच्चे को झुकाया जाता है, क्योंकि डिफेंस से आप अगर जा रहे हो किसी गेम में तो वहाँ पे बहुत सारा छूट मिल जाता है। प्लस में एक पॉइंट है कि लोग जो जिस क्षेत्र में हैं अभी उस क्षेत्र में गेम को उतना नहीं बच्चा लाइटली ले पाता है। तो वो एनसीसी में जाने के बाद वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हमको मेरा रनिंग अच्छा है तो यहाँ से हम रनिंग अच्छा कर सकते हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं तो अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं वहाँ पे जाके। वॉलीबॉल, बहुत सारा गेम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कैंप के द्वारा। कबड्डी का गेम हो गया, इस तरह का गेम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें खिलाते हैं बच्चे को। और जो बेस्ट बच्चा होता है उसको वहाँ से निकाल कर और आगे की ओर पुश करते हैं कि हाँ आप जाओ आगे नेशनल खेलो, इंटरनेशनल खेलो। तो उस तरीक़ा का बहुत सारा बेनिफिट है एनसीसी में।
लेकिन बहुत सारे बच्चे को इस बारे में जानकारी नहीं है, वो एनसीसी को छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को बोलना चाहते हैं कि मत छोड़ो, आओ एनसीसी का मज़ा लो। तो गेम के बारे में बता रहे थे, आपका कोई किस गेम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? हम लोग कबड्डी ज़्यादा खेलते हैं, कबड्डी में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि कबड्डी एक थोड़ा मुझे लगता है ना, मेरे हिसाब से एक अच्छा टीम वर्क गेम है, जिसमें अगर बिना पूरा टीम के कम्युनिकेशन नहीं रहा तो हम गेम को हार सकते हैं। ऐसे तो सारे गेम टीम वर्क होता है, लेकिन हमारा झुकाव थोड़ा ज़्यादा कबड्डी की तरफ है। गेम भी, ट्रेनिंग भी, हाँ, और साथ में पढ़ाई। नहीं, हाँ, एजुकेशन पे भी ज़्यादा थोड़ा अच्छा फोकस है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन अकाउंट ऑनर्स के साथ है, तो दोनों का एनसीसी और उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दोनों को मैनेज करके अभी चल रहा है। रितेश जी, आपकी अभी क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है? अब किस कॉलेज से हैं? मैं आरएस कॉलेज से हूँ। मतलब इसी साल में मेरा 12th कंप्लीट हो गया। अब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाने वाले हैं। ग्रेजुएशन में अब एडमिशन है, जी। तो आप पढ़ाई के साथ एनसीसी से भी जुड़े, तो कैसे आप पढ़ाई भी मैनेज करते हैं, एनसीसी के भी ट्रेनिंग को? क्या कॉलेज में ही ट्रेनिंग दी जाती है? पहले कॉलेज में ट्रेनिंग होती है, अगर कैंप जाते हैं तो कैंप में भी ट्रेनिंग होती है। कॉलेज में दिन में 9 बजे से 2 बजे तक यहीं पे, उसके बाद घर जाना है, तो घर पे जो अपना काम है काम करना, उसके बाद पढ़ाई करना। कॉलेज के एग्ज़ाम के साथ एनसीसी के भी एग्ज़ाम होती होगी। एनसीसी में कितने एग्ज़ाम होते हैं? जैसे आप 20 सर्टिफिकेट में हैं, जी। तो उसमें कितने एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं? कितने अंतराल पर एग्ज़ाम लिया जाता है? अलग अलग है उसमें, जैसे मैप रीडिंग के बारे में है, वेपन ट्रेनिंग के बारे में है। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर है। विभिन्न सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है, उससे जी एग्ज़ाम हाँ। लिया जाता है। जी। उसके सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम होता है, या फिर आपको फिर और भी कोई एग्ज़ाम? रिटेन एग्जाम ही होता है। सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता जी। होगा। अभी आप 20 सर्टिफिकेट में, इसके बाद आप आगे सी सर्टिफिकेट में जाना चाहेंगे। जी। एनसीसी से जुड़ने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? क्यों आपको इस में जुड़ने की, कहाँ से आपकी इच्छा हुई, रुचि आई? बचपन से शौक था कि आर्मी में जाना था, क्योंकि बाहर में भी देखते थे कुछ आर्मी वाले सीनियर सभी थे। तो हमें जब स्कूल में आए, कॉलेज में आए, तो पता चला यहाँ एनसीसी होता है। इसके दौरान एनसीसी से स्पेशल एंट्री मिलता है। अनामिका जी, एनसीसी कैडेट्स किस प्रकार राष्ट्र और समाज में जागरूकता फैलाती हैं, ये राष्ट्र और समाज में अपनी भूमिका निभाती हैं? समाज के लोग अगर वो देखते हैं कि कोई एनसीसी कैडेट जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि इनमें अनुशासन है कि नहीं। तो पहला बात तो ये है कि अगर वो एनसीसी कैडेट है और उसने अच्छे से वो ट्रेनिंग लिया है, तब वो अनुशासन में रहेंगे। उनका अनुशासन बहुत अच्छा रहेगा, उनके चलने का तरीका, उनके बैठने का, उनके बात करने का तरीका, मतलब वो सबसे अच्छे रहेंगे। एक समाज में एक अलग दिखेंगे उनका, मतलब वो लगेगा, अगर भीड़ में चल भी रहे तो लगेगा दूर से कि वो एनसीसी कैडेट है। अगर योगदान का बात रहा तो मतलब वो हर चीज़ में योगदान देंगे। अगर मतलब मान लीजिए अगर बाढ़ का अगर कुछ हो रहा है, या फिर वो मतलब कोई भी ऐसा हो अगर कि पता मतलब ऐसा लगे कि हाँ कि एनसीसी कैडेट की ज़रूरत पड़ रही है देश में, तो वो हमेशा अपना वो योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। या फिर कुछ भी हो, या फिर राहत कार्य जैसे हो गया, भोजन आश्रय, या फिर मतलब अगर बाढ़ में जैसे होता है ना, वो झोपड़ी वगैरह गिर गया गरीबों का, तो वहाँ पे जाके अपना योगदान करते हैं। या फिर ब्लड डोनेटिंग भी करते हैं, ब्लड देते हैं। आप किसी प्रकार की योगदान, इस प्रकार की योगदान में कभी शामिल हुई हैं? मैं ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ एक बार, कैंप में ही मैंने किया था ब्लड डोनेट। जी, धन्यवाद। सुभाष कुमार जी, जो नए लोग एनसीसी में जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी जो हमारे देश के जैसे अभी आर्मी की ज़रूरत थी जिस प्रकार से, तो पहला जो चॉइस था भारत सरकार का, तो वो तो एनसीसी कैडेट की ओर झुकाव था। तो जो नए युवा है जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, उन सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, एनसीसी ज्वाइन करें और एनसीसी का फ़ायदा लें। एनसीसी का एक छोटा सा एक ही मोटो होता है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन, लेकिन बस एनसीसी यहीं तक सीमित नहीं रहता है। एनसीसी इससे कई कदम आगे की ओर बढ़ चुका है। हर तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करना और हर तरह का छूट बच्चे को, एक कैडेट को देना, हर तरह की एग्ज़ाम में एक तरह का छूट देना, एक कैडेट के अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। और जो
नए नए कैंप आते हैं जिनमें अलग अलग जगह बहुत सारे कैडेट होते हैं कि एक ही जगह पे रह जाते हैं, लेकिन एनसीसी आपको अलग अलग जगह ले जाके अलग अलग तरह का ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि मैंने एक कैंप किया था, ट्रैकिंग कैंप, जो कि ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप नागालैंड में लगा था, कोहिमा। वो कैंप था कि नागालैंड में इससे पहले कभी कैंप नहीं लगा था, फर्स्ट बार कैंप लगा था। तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, जो एनईआर वाले थे उन सबसे मिलने का मौका मिला। वो थोड़ा अलग लैंग्वेज में बात करना उन सबसे, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो कहना चाह रहा हूँ कि मैं कैडेटों से, जितने भी कैडेट हैं जो चाहते हैं कि एनसीसी ज्वाइन करे, आपके अंदर इस तरीके का डिसिप्लिन आ जाएगा कि आप अपने बड़ों से कैसे बात कर सकते हैं, आप कैसे रहना है। आप कहीं भी चलोगे तो बोला जाता है ना कि फ़ौज का बंदा कहीं भी खड़ा हो तो दिख जाता है हज़ारों में, तो उस तरीके से आप कहीं भी खड़ा हो तो हज़ारों के अंदर दिख सकते हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। युवा जगत के अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।